हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने 53 रूल कवर कर लिए थे, बाकी इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो 54 रूल हमारे पास है कि जब भी हम किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को हम मॉडिफाई करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? एडवर्ब लगाते हैं। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर हम एडिशन करते हैं, उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन डालते हैं, इसको एनहेंस करते हैं, इसको मज़ीद बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख ले, शी राइट्स वेरी केयरफुल। अब वेरी जो है ये एडवर्ब है, ठीक है, लेकिन ये केयरफुल जो है ये एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव ये इस एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकता। हमने बात की थी कि चाहे वर्ब हो, एडजेक्टिव या दूसरा एडवर्ब, कौन इसके मॉडिफाई करता है? दूसरा एडवर्ब। तो यहाँ पर राइट्स, ठीक है, इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने वेरी लगाया। और अब वेरी को मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरा एडवर्ब लगाएंगे, ना कि एडजेक्टिव। यहाँ पे अगर हम कहें केयरफुली, फिर ये ठीक हो जाएगा। शी राइट्स वेरी केयरफुली। अब ये ठीक हो गया, ठीक है। केयरफुल हमेशा क्या है? एडजेक्टिव है, जो एडवर्ब को वेरी, जो कि एडवर्ब है, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, तो इसीलिए हम क्या लगाते हैं? दूसरा एडवर्ब। टू 55 रूल हमारे पास है। टू हमेशा, ट्विटर में आप लोगों ने एक मोमेंट देखा होगा, मी टू, जो कि फेमिनिज्म का। तो यानी किसी के साथ रेप हुआ तो दूसरा कहता है कि जी मेरे पास भी ये हुआ, मी टू। टू का एक मतलब ये है बी उर्दू में, और एक और मतलब है ज्यादा, हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। मिसाल के तौर पर कोई आपको कोई चीज देता है, आप कहते हैं इट्स टू मच। हालांकि मच का मतलब भी वही है ना, कि ज्यादा, लेकिन टू मच का मतलब क्या है? हद से ज्यादा। Too, too means more than required and it is used with unpleasant adjective. Unpleasant adjective वो कौन से हैं? जो नाखुशगवार, सैड, सौरो, इन चीज़ों के लिए, जो कि जाहिर सी बात है, नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते। प्लेजेंट नहीं हो, खुशी के मोमेंट के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, खुशी के एडजेक्टिव के लिए। सो वी कैन नॉट यूज टू ग्लैड। मिसाल के तौर पर आप किसी से मिले, we cannot use too glad, too happy, too pleasant, too healthy, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप किसी से मिले तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि आई एम टू ग्लेड टू मीट यू, आई एम टू ग्लेड टू मीट, क्योंकि टू नाखुशगवार चीज़ों के लिए होता है, लेकिन ग्लेड का मतलब क्या? खुशी। तो प्लेजेंट चीज़ों के लिए आप नहीं लगा सकते, प्लेजेंट चीज़ों के लिए आप ये नहीं लगा सकते, अनप्लेजेंट चीज़ों एडजेक्टिव के लिए आप यूज़ कर सकते। आई एम वेरी ग्लेड टू मीट यू, ठीक है। लेकिन अगर आपने टू लगाना है, ये अनप्लेजेंट, सौरो, गम वाली चीज़ों के लिए, आई एम टू सैड, टू वरी अबाउट दैट, यहाँ पे लगा सकते। 56 जो हमारे पास है, अ सेंटेंस विच इज बेस्ड ऑन टू यानी किसी भी सेंटेंस में अगर ये स्ट्रक्चर आ जाए, टू टू, टी डबल ओ, फिर दरमियान में कोई भी चीज़ आ जाए, उसके बाद टू, यानी एक ही सेंटेंस में अगर ये टू, दोनों डिफरेंट टू आ जाए, ये फॉर्मेट, तो फिर इसको हम सो दैट के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पर, ही इज टू वीक, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। सो दैट ही कैन नॉट वर्क, अब यहाँ पे जो सो दैट लगाएगा ये गलत है, इस तरह नहीं आ सका। हम कैसे लिखें? ही इज टू वीक टू वर्क, ठीक है। अब या देखें, टू, एक टू, ये दूसरा वाला टू, ये फॉर्मेट आ गया, फिर ये ठीक होगा। अगर किसी सेंटेंस में ये टू लगाया तो इसके बाद आप सो दैट नहीं लगा सकते। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क। अब हमने क्या किया? इसको, इस फॉर्मेट ही ख़त्म कर दिया हमने, ये टू भी हटा दिया हमने, ये टू भी, फिर ये अलग फॉर्मेट हो गया। फिर इसके अलावा हम सो भी लगा सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। जब फॉर्मेट चेंज हुआ तो जाहिर सी बात फिर हम लगा सकते हैं, वरना इस फॉर्मेट में जब टू और टू एक सेंटेंस में आ जाए फिर हम ये वाला नहीं लगा सकते। 57 होना हमारे पास है, मच टू इज फॉलोड बाय अनप्लेजेंट एडजेक्टिव वेयर इज टू मच इज फॉलोड बाय नाउन। हमेशा जब टू मच आ जाए इसके बाद नाउन लगेगा, और अगर मच टू आया फिर ये अनप्लेजेंट एडजेक्टिव इसके बाद हम लगाएंगे। मिसाल के तौर पर,
His failure is too much painful for me. अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, too much लगाया, ठीक है, too much, ठीक है, लेकिन इसके बाद हमने क्या कहा था कि नॉन ही आएगा, लेकिन यहाँ पे तो नॉन नहीं है, पेनफुल ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव भी कौन सा है, अनप्लेजेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मच टू। जब मच टू आएगा फिर इसके बाद ये हो जाएगा अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हैज फेलियर इज मच टू पेनफुल। अब मच टू क्या है, मच टू लगाया, ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा था कि अनप्लेजेंट एडजेक्टिव लगेगा, पेनफुल क्या है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है। दूसरा सेंटेंस देखें, हैज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पेन। अब यहाँ पे अगर आप देखिए मच टू के बाद क्या लगा है, पेन लगा है, तो हमने क्या कहा था कि मच टू के आगे बाद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव लगेगा, ना कि नॉन। और अगर हम इसको करें टू मच, ठीक है, फिर पेन क्या है, पेन फिर नॉन है, फिर सेंटेंस ठीक हो जाएगा। मिसाल के तौर, हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम टू मच पेन। अब टू मच आया, टू मच के बाद पेन नॉन है लगा, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। इसके बाद 58 रूल हमारे पास है, क्वाइट एंड ऑल आर नॉट यूज्ड टुगेदर। क्वाइट का मतलब भी यही है, कोई आपसे कहे ना कि आई एम क्वाइट, इट्स क्वाइट राइट, इट्स ऑल राइट। अब क्वाइट का मतलब भी यही है, ऑल का मतलब भी ये, तो दो चीजें एक ही मतलब हो तो वो एक सेंटेंस में नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पर ही इज क्वाइट ऑल राइट, अब क्वाइट का मतलब भी यही है, अगर आप कहे ही इज क्वाइट राइट, यही मतलब है, अगर आप कहे ही इज ऑल राइट फिर भी सही है, लेकिन अगर आप कहे ही इज क्वाइट ऑल राइट, वो ठीक सही है, ठीक सही है, जिसे उर्दू में भी नहीं आ सकता इस तरह, वो ठीक सही है, वो गलत क्या है, तो इसी तरह इंग्लिश में भी नहीं आ सके, ही इज क्वाइट राइट, या तो इस तरह आप लिख सकते या ही इज ऑल राइट। 59 रूल हमारे पास है, जब आर्टिकल ए एन आ जाए, इसके बाद फेयरली, इसके बाद फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, या, ठीक है, या तो ये स्ट्रक्चर आएगा या तो ये स्ट्रक्चर, रेदर, इसके बाद आर्टिकल, इसके बाद एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पर अ फेयरली गुड बुक, ठीक है, आपने आर्टिकल लगाया, फेयरली लगाया, एडजेक्टिव गुड लगाया, फिर इसके बाद बुक लगा, ये स्ट्रक्चर है। और बाकी रहा रेदर, रेदर क्या है, रेदर, फिर इसके बाद आपने आर्टिकल लगाया ए, फिर इसके बाद एडजेक्टिव लगाया डिफिकल्ट, प्रॉब्लम, ठीक है, यानी ये इस रूल में यहाँ पे ये है, ये स्ट्रक्चर है, या तो ये स्ट्रक्चर आएगा या ये स्ट्रक्चर। बट वी कैन नॉट यूज प्लेजेंट एडजेक्टिव विद रेदर। हाँ, रेदर के साथ आप प्लेजेंट इस तरह खुशगवार कोई चीज़ नहीं लगा सकते, मतलब खुशी का मोमेंट हो, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लगा सकते, हमेशा कोई देखे ना, यहाँ पे डिफिकल्ट, प्रॉब्लम, कोई गम, प्रॉब्लम, मसला, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव आप लगा सकते हैं। और फेयरली के साथ हम क्या लगाएंगे, हमेशा गुड चीज़ें, फेयरली गुड बुक, फेयरली आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब प्लेजेंट एडजेक्टिव फेयरली के साथ लगता है और अनप्लेजेंट रेदर के साथ। इट वॉज अ रेदर गुड बुक, अब रेदर क्या है, हमने कहा था कि ये अनप्लेजेंट चीज़ों के लिए, और यहाँ पे गुड बुक है तो ये प्लेजेंट चीज़ है, तो इसलिए ये नहीं लगा सकते हम। इट वॉज अ फेयरली गुड बुक, जो फेयरली हमने लगाया, फेयरली किस चीज़ के साथ लगता है, प्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ, फिर ये ठीक हो जाएगा। 60 रूल हमारे पास है, एनफ, काफ़ी, व्हेन यूज्ड एज एन एडवर्ब, जब हम इसको एज एडवर्ब यूज करते हैं, फिर इसके बाद क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का या एडवर्ब का हम लगाते हैं, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब का। मिसाल के तौर, ही इज ग्रेटर एनफ टू पार्डन यू। अब ग्रेटर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री, और इनफ क्या है, इनफ खुद इस तरह एक चीज़ है जिसको मिसाल के हम कहते हैं ना कि ये चीज़ काफ़ी, इनफ है, इनफ एफर्ट इस बंदे ने की है। अब इनफ क्या है, ये खुद एज ए सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके साथ हम ग्रेटर नहीं लगा सके, क्योंकि ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। ही इज ग्रेट इनफ टू पार्डन यू, ठीक है, ही इज ग्रेट इनफ, इसकी सिंपल डिग्री आप लगा ले, इसके बाद क्यों, एनफ टू पार्डन यू, क्योंकि एनफ जो है ऑलरेडी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। 61 रूल हमारे पास है, टू नेगेटिव कैंसल ईच अदर,
Hence, two negatives should not be used in the same sentence unless we make an affirmation. दो नेगेटिव एक सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते. I have not got none. I have not got none. अभी आपने not भी आपने लगाया, none भी लगा. दो नेगेटिव इसमें नहीं लगा सकते. या तो इस तरह आप लगा सकते I have got none, ठीक है, इस तरह भी आ सकता है. या आप इस तरह लगा सकते हैं I have not got any, ठीक है. यानी दो नेगेटिव आप एक सेंटेंस में नहीं लगा सकते. 62 रूल हमारे पास है एट प्रेजेंट. एट प्रेजेंट हम लगाते हैं टाइम के लिए, यानी मौजूदा वक्त. और प्रेजेंटली का मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ये गलती करते हैं. वो समझते हैं कि प्रेजेंटली का मतलब ही यही, हालांकि प्रेजेंटली का मतलब ये नहीं है. प्रेजेंटली का मतलब ये शॉर्टली, ठीक है. हम प्रिसाइजली के लिए यूज़ करते हैं शॉर्टली. मिसाल के तौर पर नथिंग मोर कैन बी डन प्रेजेंटली. नथिंग कैन मोर, अब मिसाल के तौर हम कहते हैं मौजूदा वक्त में इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते. अब प्रेजेंटली का मतलब शॉर्टली है. तो अगर आप सेंटेंस को देख ले तो इसके मुनासिबत से ये गलत आता है. तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, क्योंकि इसका मतलब शॉर्टली है जबकि यहाँ पर टाइम का मसला है, तो हम क्या लगाएंगे एट प्रेजेंट. नथिंग मोर कैन बी डन एट प्रेजेंट, फिर ये ठीक हो जाएगा. और दूसरे सेंटेंस में आप देख लें ही विल कम बैक एट प्रेजेंट, ठीक है. हमारा मतलब ये है कि वो मतलब जल्दी आ जाएगा, शॉर्ट वक्त में, कम वक्त में आ जाएगा. अब यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब क्या है, प्रेजेंट का मतलब तो मौजूदा है. तो ही विल कम बैक एट प्रेजेंट, एट मौजूदा. तो उर्दू में भी एक किस्म गलत आता है, इस तरह हम नहीं लिख सकते. हाँ, अगर हम कहें ही विल कम बैक एट प्रेजेंटली, फिर ये ठीक हो जाएगा. हार्ड का मतलब हमेशा क्या होता है, डिलीजेंटली, स्ट्रेनसली, हार्डली. हाँ, हार्ड का मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना क्या, ही ट्राइड हार्ड टू विन द रेस. अब हार्ड का मतलब है मतलब सख्त, शदीद कोशिश की इस बंदे ने, ठीक है. जबकि हार्डली का मतलब उर्दू में जिस तरह हम कहते हैं ना बमुश्किल, ये बंदा बमुश्किल पास हुआ, ये काम बमुश्किल हुआ, मैं बमुश्किल ट्रेन स्टेशन पहुंचा. तो इसीलिए क्या है, दीज टू वर्ड एडवर्बल फॉर्म ऑफ हार्ड मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड. इसमें आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. देखिए, ही ट्राइड हार्ड टू विन द रेस, ही ट्राइड हार्डली टू विन द. अब हार्डली नहीं आ सकती, क्योंकि हार्डली का मतलब होता है कि बमुश्किल, और वो भी इस जगह पे नहीं आ सकता, ठीक है. ही ट्राइड हार्ड टू विन द रेस. जब आप इस तरह हम लिखेंगे फिर ये ठीक हो जाएगा. शी हैज एटन हार्ड एनीथिंग. अब यहाँ पे हमारा मतलब ये कि इसने बमुश्किल कुछ कहा है, ठीक है. तो यहाँ पर फिर हम क्या लगाएंगे, हार्डली. शी हैज एटन हार्डली एनीथिंग टुडे. उसने बमुश्किल कुछ कहा, मतलब साल के तौर वो नाराज है तो आप कहते हैं बमुश्किल आज उसने कुछ कहा होगा. 64 रूल हमारे पास है मच. मच हमेशा किसके लिए यूज होता है, ये इसका मतलब होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. ये यूज़ होता है पास्ट पार्टिसिपल से पहले और एडजेक्टिव या एडवर्ब ऑफ कंपैरेटिव डिग्री से पहले. वेरी कब यूज़ होता है, बिफोर द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड एडजेक्टिव और एडवर्ब या पॉजिटिव डिग्री. मिसाल के तौर पर द न्यूज़ इज मच सरप्राइजिंग. अब मच क्या है, ठीक है, हमने कहा ये कब लगेगा, ये बिफोर पास्ट पार्टिसिपल. अब यहाँ पे अगर आप देखिए इज है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो मच नहीं लगा सकते. तो वेरी, क्योंकि वेरी जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ लगता है, तो हम क्या लगाएंगे, वेरी लगाएंगे. द न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग. ये सिंपल रूल आप सीख लें. अगर इज आया है प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर आप मच नहीं लगा सकते. अगर इज आया आप वेरी लगाएंगे. अगर इज नहीं आया, पास्ट पार्टिसिपल आया, वाज आया, फिर आप क्या लगा सकते हैं, फिर आप मच लगा सकते, वेरी नहीं लगा सकते. यानी वेरी पास्ट के साथ लगता है, प्रेजेंट के साथ लगता है, और मच पास्ट के साथ. आई वॉज वेरी सरप्राइज इट हेयरिंग द न्यूज, ठीक है. आई वॉज मच सरप्राइज इट हेयरिंग द न्यूज, क्योंकि पार्टिसिपल क्या है, वाज, पास्ट. 65 रूल हमारे पास है हार्डली. जिस तरह आपको पता है बमुश्किल इज एन एडवर्ब विच मीन्स रेयरली.
यानी बमुश्किल, ये rarely it happens. Whereas hard is an adjective which mean tough, rigid. हार्ड का मतलब वही है ना कि शदीद, सख्त, कोई चीज़ बमुश्किल पास हो। और हार्डली क्या क्या हम कहते हैं एक चीज़ रेयरली हैपन्स, या हम कहते हैं ना बमुश्किल ये चीज़। इट इज़ हार्डली जॉब, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा हार्ड। इट इज़ अ हार्ड जॉब, जॉब है ना, हम इसको वो करते हैं, इसको इनहेंस कैसे मॉडिफाई करते, एडजेक्टिव हम लगाते, इट इज़ अ हार्ड जॉब। 66 हमारे पास क्या है, एगो। एगो हम कहते हैं ना कि मतलब 2 months ago, तो एगो का मतलब होता है पहले, और ये हमेशा हम कब यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। यानी जब भी if ego is used in the sentence, the sentence must be in past indefinite. जब भी ego किसी सेंटेंस में यूज हुआ तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। मिसाल के तौर पर he has come a month ago, he has come a month ago नहीं आ सके, he came a month ago। अब he has क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, और हमने क्या कहा था कि ये पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। he came a month ago, he came a month ago। ago का मतलब हमेशा से थोड़ा टाइम पहले। अब हैज क्या, ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम कह रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ एगो आ सकता है। ही केम किया है, पास्ट इंडेफिनिट है और एगो आया, ही केम अ मंथ एगो। 67 वाला हमारे पास है एट प्रेजेंट, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि मतलब मौजूदा, मीन्स एट दिस मोमेंट, इसी वक्त, एंड इट इज यूज्ड विद प्रेजेंट टेंस। अच्छा, एट प्रेजेंट हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, जबकि प्रेजेंटली या शॉर्टली हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। मिसाल के तो हम कहते हैं कि ये बंदा मतलब कम वक्त में पहुंच जाएगा, he will come back presently, he will come back shortly, he will reach here presently, क्योंकि मुस्तकबिल की हम बात करते हैं, फ्यूचर की। तो इसी तरह एट प्रेजेंट जो है एट द मोमेंट, तो जब एट द मोमेंट कोई किसी चीज की बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात वो प्रेजेंट ही होगी। तो प्रेजेंटली ही इज इन द रूम, बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की, प्रेजेंट मोमेंट की। तो प्रेजेंट मोमेंट के लिए आप क्या यूज करते हैं, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट ही इज इन द रूम। इसी तरह 68 रूल हमारे पास है, अर्ली मीन्स जस्ट आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग। अर्ली का मतलब है किसी चीज का काम होने से पहले, थोड़ा सा पहले। एंड सून का मतलब ये होता है जस्ट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी वक्त किसी चीज की मामूली बात हम कहते हैं ना, सून मीन जस्ट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, कोई काम हुआ है हम कहते हैं ना कि सून ये काम हो जाएगा। रोज ब्लॉसम्ड अर्ली दिस स्प्रिंग, रोजेस ब्लॉसम्ड अर्ली दिस। अब ब्लॉसम्ड क्या है, रोजेस ब्लॉसम्ड अर्ली दिस स्प्रिंग, ठीक है। ये काम क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पर स्प्रिंग आ रहा है, ठीक है। अब स्प्रिंग आया ही नहीं है, थोड़ा सा टाइम बाकी, हम कहते हैं अर्ली दिस स्प्रिंग, स्प्रिंग से थोड़ा सा टाइम पहले क्या हो जाएगा, रोजेस वो ब्लॉसम्ड हो जाते, वो खुलते खिलते। 69 रूल हमारे पास है, जब सेंटेंस सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली से स्टार्ट होता है, फिर ये क्या लेता है, इनवर्स स्ट्रक्चर। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। पहले इसको हम यूज करते हैं कोई भी चीज, चाहे वो सेल्डम हो, नेवर हो, हार्डली हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर सेल्डम आई हैड सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट, आमतौर पर तो हम इस तरह लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो उल्टा हो जाता है। हम लिखते हैं सेल्डम हैड आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट, यहाँ पे हैड आई हैड चेंज हुआ हैड आई की तरफ, जिस तरह हम क्वेश्चन मार्क में लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका जब भी ये अल्फाज आ जाए, सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, तो फिर हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर इन्वर्जन होता है, स्ट्रक्चर हम उल्टा करते हैं। 70 रूल हमारे पास है, इन्वर्जन इज ऑलवेज यूज्ड इन अ सेंटेंस व्हिच स्टार्ट, कोई भी सेंटेंस वो हेयर, वेयर, अवे, आउट, अप, इंडोर और आउटडोर, या मेन वर्ब या एक्सिलरी, या मेन वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले जो यूज हुआ है, फिर हम क्या लगाते हैं, फिर जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्जन होगा। या फिर ये क्वेश्चन मार्क गलती से लगा है, तो अवे सीता वेंट, इस तरह नहीं है, अवे वेंट सीता,
ये स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल उल्टा हो गया, इन्वर्जन है। 71 रूल हमारे पास है, जब टू कंजक्शन शुड नॉट बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। एक सेंटेंस में, सेम सेंटेंस में आप दो कंजक्शन को यूज नहीं होता। although she was tired, although क्या है, कंजक्शन है, but she was still went on working। आप क्या है, आप बट नहीं लगा सकते, आपने एक कंजक्शन लगाया although, फिर आप बट नहीं लगा सकते। although she was tired she still went on working, ठीक है, although हुआ एक सेंटेंस, बस ठीक है, दूसरा आप नहीं लगा सकते बट। 72 रूल हमारे पास है, both should be followed by and। both के बाद क्या आना चाहिए, and it should be used in a positive sense, और ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। नेगेटिव सेंस में हम neither nor ये चीज यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर both रावी, हमने क्या बात की थी, both के बाद क्या आएगी, and। both रावी and राजा वर प्रेजेंट देयर, एज वेल एज नहीं आ सकता, हालांकि मतलब दोनों का एक ही, एंड या एज वेल एज, लेकिन यहाँ पे चूंकि बोथ लगा है तो बोथ के बाद एंड ही आएगा, ना कि एज वेल एज। 73 रूल हमारे पास है कि जब भी एदर और, नेदर नॉर, बोथ एंड, जब भी ये आ जाए नॉट ओनली बट आल्सो, तो इसके बाद फिर क्या लगेगा, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज टिकट बट आल्सो हिज लगेज। ही लॉस्ट नॉट ओनली, ही के बाद हमेशा क्या आ जाएगा, वर्ब आएगा, नॉट ओनली, फिर इसके बाद क्या आएगा, हीज लगेज, बट आल्सो हीज लगेज। 74 रूल हमारे पास है, neither should be followed by nor either should be followed by or। जाहिर सी बात है, neither के साथ हमेशा क्या लगता है, nor लगता है, either के साथ or लगता है, both के बाद क्या आता है, and आता है। He washed neither his car or his face, नहीं, neither के साथ क्या लगता है, nor लगता है। He washed neither his hand nor his face, ठीक है, अगर इधर either आया फिर आप और लगा सकते हैं। He washed neither his hands nor his face। कंजक्शन की यूजेस हमारे पास से कि 75 रूल है, जब भी हम नो सुनर लगाते इसके बाद क्या आना चाहिए, देन। बट या देन आप नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर, नो सुनर डू आई फिनिश दिस बुक देन आई शेल बिगिन अनदर। यहाँ पे नो सुनर लगा है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है, देन लगा है। देन हमने कहा कि देन, ये वाला देन हम नहीं लगा सकते, ये देन लगा सकते हैं या बट लगा सकते। नो सुनर डू आई फिनिश दिस बुक देन आई शेल बिगिन अनदर, तो ये वाला देन नहीं लगा सकते हैं और बट नहीं लगा सकते नो सुनर के बाद। हार्डली या स्कार्सली के बाद हम क्या लगाएंगे, हमेशा व्हेन या बिफोर, देन और दैट नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर, हार्डली डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, यहाँ पे हार्डली लगाया है, हार्डली के साथ हम देन नहीं लगा सकते, हम व्हेन लगा सकते या बिफोर लगा सकते। हार्डली डिड आई रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, बिफोर भी लगा सकते और व्हेन भी लगा सकते हैं, when the train left it। 77 रूल हमारे पास है, that should not be used before a sentence in direct and before interrogative। that जो है हमेशा क्या है, यानी इनडायरेक्ट टेंस में हम, डायरेक्ट टेंस में हम यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर, he said, अब that I shall go there, अब ये I shall go there जो इन्वर्टेड कामा में लगे, इन्वर्टेड कामा में हमेशा डायरेक्ट स्पीच ही आता है ना, आई शेल गो देर, ये डायरेक्ट स्पीच है, तो इसके आगे आप दैट नहीं लगा सकते। हाँ, अगर इनडायरेक्ट में आप लगाते फिर आप दैट लगाओगे और ये इन्वर्टेड का आप रिमूव करोगे। ही सेड आई शेल गो देर, ही आस्क्ड मी दैट हु आई वाज, ही आस्क्ड मी हु आई वाज, ठीक है। यहाँ पे मेन बात ये हो रही है ना कि आप डायरेक्ट के साथ नहीं लगा सकते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ आप दैट नहीं लगा सकते। ही आस्क्ड मी दैट हु आई वाज, ठीक है।
ही आस्क्ड मी हु वाज। यूजेस ऑफ प्रोपोजिशन में हमारे पास है 78 रूल में, यानी जब भी हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन लगाते हैं, इसके बाद हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, ना कि सब्जेक्टिव केस। मिसाल के तौर पर आई डू नॉट डिपेंड। अब डिपेंड क्या है, प्रीपोजिशन है। डिपेंड ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। अब ऑन के बाद हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम है। शी का हर है। दे का देर है। तो दे का देम है। तो इसी तरीके से हम लगा सकते हैं। सब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते हम, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा लगेगा प्रीपोजिशन के पास। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन है, ऑन के बाद ऑब्जेक्टिव केस हिम लगेगा। 79 रूल हमारे पास है कि जब भी प्रीपोजिशन यूज हुआ है दो वर्ड्स के बाद, तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि वो जो दो वर्ड यूज हुआ है उसको कनेक्ट होना चाहिए या तो एंड के जरिए या और के जरिए। मिसाल के तौर पर शी इज कॉन्शियस एंड एंगेज इन हर वर्क। शी इज कॉन्शियस ऑफ, ठीक है, हमने कॉन्शियस लगाया है, ठीक है, ये अलग चीज है। तो इसके साथ क्या लगाना चाहिए, प्रीपोजिशन तो लगाना चाहिए ना। इसके बाद फिर आप एंड लगा सकते या आर लगा सकते। शी इज कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज इन हर वर्क, यानी जब भी हम कोई वो लगाते हैं, जब दो वर्ड्स ना कनेक्टेड हो एंड के जरिए और के जरिए, तो इससे पहले जो प्रीपोजिशन आता है तो इसको हम इंश्योर करना चाहिए ना कि वहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हो। मिसाल के तौर पर जिस तरह यहाँ पे लगाया ना, शी इज कॉन्शियस ऑफ उन्होंने नहीं लगाया, शी इज कॉन्शियस ऑफ, इसके बाद फिर एंड, जाहिर सी बात ये वर्ड जो है कनेक्टेड है एंड के जरिए, एंगेज इन हर वर्क। 80 रूल में हमारे पास है कि जब भी प्रिंसिपल वर्ब के बाद चाहे आफ्टर हो, एट, बिफोर, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, टू, जब भी ये प्रीपोजिशन आ जाए इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, यानी वर्ब विद आईएनजी लगेगा। मिसाल के तौर पर यू प्रिवेंटेड मी। अब प्रिवेंटेड क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है, इसके बाद क्या आया है, फ्रॉम। फ्रॉम हमने कहा था ना कि फ्रॉम, बिफोर, फॉर, आफ्टर, एट, ये सारे प्रीपोजिशन अगर आ जाए इसके बाद वर्ब का फोर फॉर्म लगेगा। यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। अब यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब है, प्रीपोजिशन फ्रॉम है, फिर डूइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। 81 रूल में हमारे पास है जब भी ऑन, इन, एट, ये टुडे, टुमारो, यस्टरडे या डे, द नेक्स्ट डे, इनसे पहले यूज हम क्या करते हैं, यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ही विल गो देयर ऑन टुमारो। अब टुमारो से पहले आप ऑन नहीं लगा सकते, ऑन नहीं लगा सकते हैं, इन नहीं लगा सकते हैं, एट नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह यस्टरडे से पहले भी नहीं लगा सकते, या डे या द नेक्स्ट डे, इनसे पहले आप ऑन, इन, एट और नहीं लगा सकते। ही विल गो देयर टुमारो, ही विल गो देयर टुमारो, ठीक है। 82 रूल में हमारे पास है नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड होम, यानी होम से पहले कोई भी प्रीपोजिशन हम यूज नहीं करते। हाँ, अब कोई बंदा कहेगा कि एट होम फिर कैसे आया, यहाँ पे तो भी तो ये एट जो है ये प्रीपोजिशन है, ये कैसे आया। तो एट होम जो है ये क्या है, ये वर्ड नहीं है, ये फ्रेज है। तो फ्रेज के साथ हम लगा सकते हैं, नाउन के साथ हम या वर्ड के साथ हम नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर ब्रिंग अ टीवी सेट एट होम। अब यहाँ पे होम आया है और ये फ्रेज नहीं है, तो जाहिर सी बात है एट नहीं लगेगा। ब्रिंग्स अ टीवी सेट होम, ब्रिंग अ टीवी सेट होम, होम सादा ही लगेगा, इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। 83 रूल है आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मिसाल के तौर पर डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रिजेंबल, रिडिक्यूल। इन ट्रांजिटिव के बाद हम डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद साथ हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब। मिसाल के तौर पर
जब भी ये वाले ट्रांजिशन वर्ब डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रिजेंबल, रिडिकुलस, जब भी ये ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, फिर हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते वर्ब के बाद। मिसाल के तौर पर द पोइट डिस्क्राइब्स, अब डिस्क्राइब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अबाउट द ब्यूटी ऑफ द नेचर इन दिस पोएम, इसके बाद प्रीपोजिशन हम नहीं लगा सकते। हमने कहा था ना कि प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। द पोएट डिस्क्राइब्स ट्रांजिटिव वर्ब है, द ब्यूटी ऑफ नेचर इन हिज पोएम, डायरेक्ट द ब्यूटी लगेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लगेगा यहाँ। 84 रूल में हमारे पास है कि जब भी से, सजेस्ट, प्रपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, जब भी ये वर्ड्स आ जाए तो इसके बाद हम टू लगाते। हाँ, इफ देयर इज अ पर्सन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, इस सूरत में जिस पर्सन की आप बात करें वो एज ए ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर ही डिड नॉट रिप्लाई मी, अब यहाँ पे ये पर्सन क्या है, मी है। मी क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट है, तो फिर हम क्या करते हैं, टू लगाएं। ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, यानी हमने कहा था कि जब भी रिप्लाई, स्पीक, प्रपोज, सजेस्ट से जब ये अल्फाज आ जाए, इसके बाद हम टू लगाएंगे। उस सूरत में अगर जो पर्सन की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या, मी क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट राइट टू अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे राइट तो आया, हमने कहा था कि राइट के बाद टू लगेगा, ठीक है, लेकिन एक शर्त भी था कि पर्सन एज ए ऑब्जेक्ट हो। अब यहाँ पे क्या है, राइट सही है, इन अल्फाज में से देखिए राइट है, देखिए हाँ राइट है, राइट के बाद टू लगता है, टू लगाया हमने, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन एज ए ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर लेटर क्या है, लेटर ऑब्जेक्ट है, तो इसी तरह हम नहीं लगा सकते फिर टू। हाँ, अगर यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट होता फिर हम लगा सकते, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, फिर टू नहीं लगेगा इस सूरत में अगर ऑब्जेक्ट पर्सन ना हो। यूजेस ऑफ प्रोनाउन में हमारे पास है कि जब भी कोई प्रोनाउन एज ए वर्ब कंप्लीमेंट आ जाए, ठीक है, कोई भी प्रोनाउन एज ए वर्ब का कॉम्प्लीमेंट आ जाए, फिर वर्ब किस में आएगा, नोमिनेटिव केस में, ना कि सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में। मिसाल के तौर पर इफ आई वर हिम, यहाँ पे एक और रूल भी सीख लें कि जब भी एफ आ जाए, ये डिज़ायर वाली चीज़ है, ठीक है, ख्वाहिश, जिसको ख्वाहिश है, विश को जाहिर करता है, फिर आई के साथ क्या लगता है, वर लगता है, ना कि वाज। तो अपने रूल की तरफ आते हैं। इफ आई वर हिम आई वुड नॉट डू इट, यहाँ पे आई क्या है, इफ आई वर हिम प्रोनाउन है, एज ए वर्ब का कम्प्लीमेंट आया है ना, तो फिर ही नहीं लगेगा, हिम नहीं लगेगा, क्योंकि हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे क्या लगेगा, नोमिनेटिव केस लगेगा। नोमिनेटिव केस हिम का क्या है, ही है। इफ आई वर ही आई वुड नॉट डू इट। 86 रूल हमारे पास है कि जब प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या प्रोपोजिशन का आ जाए, फिर ऑब्जेक्टिव केस में आए। यहाँ पे हमने कहा था ना कि ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता कि जब प्रोनाउन वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आ सकता है, किस सूरत में, जब प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट हो, किस चीज़ का, वर्ब का या प्रोपोजिशन का, फिर आ सकता है। मिसाल के तौर पर लेट यू एंड आई डू इट, लेट यू एंड मी डू इट, आई फिर नहीं आया क्योंकि ये नोमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मी आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। इस सूरत में आ सकता है, किस सूरत में, यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, इट है। इट क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, कि जब भी प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो जाए फिर वहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेट यू एंड मी डू इट, क्योंकि जो प्रोनाउन है लास्ट में देखे इट, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो आई का क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। These presents are for you and I. These presents are for you and me. क्यों me आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो me क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव कैसे ही लगेगा।
87 रूल में जब भी एम्फेटिक प्रोनाउंस आ जाए, मिसाल के हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, जब ये आ जाए ये अलोन नहीं आ सकता, इसके साथ कोई सब्जेक्ट लगेगा। हिम सेल्फ डिड इट नहीं आ सकता, रॉन्ग है। ही हिम सेल्फ डिड इट। हिम सेल्फ क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो ये अलोन नहीं आ सकता, इस तरह अकेले नहीं आ सकता। इसके बाद इसके साथ क्या लगता है? कोई दूसरा सब्जेक्ट या प्रोनाउन लगता है ज़रूरी। 88 रूल में हमारे पास है द इंडेफिनिट प्रोनाउन वन शुड बी यूज्ड थ्रू आउट इफ यूज्ड एट ऑल। मिसाल के तौर पर वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ हिज ऑन, जहाँ पे अगर किस सेंटेंस में अगर ये यूज हुआ है, ठीक है, तो बाद में भी इसको जब हम इसको ना रेफर करते हैं, इसकी बात जाहिर सी बात है वन की ओर है ना, तो दोबारा इसको मेंशन आप ज़रूर करें। मिसाल के तौर वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ हिज ऑन सक्सेस, ठीक है, वन की बात हो रही है ना, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ऑन सक्सेस, यहाँ पे वन की बात हो रही है ना, तो जाहिर बात है हिज ऑन की बात नहीं हो रही, वंस ऑन की हो रही। 89 रूल में हमारे पास है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही, फिर इसके साथ क्या लगता है? एदर या नेदर। जब दो से ज़्यादा चीज़ हो फिर क्या लगता है? एनी लगता है, या नो वन लगता है, या नन लगता है। मिसाल के तौर पर एनी वन ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। एनी ऑफ दीज टू, यहाँ पे क्या लगा है? दीज टू, दो की बात हुई है ना, तो दो के साथ क्या लगता है? या तो एदर लगता है या नेदर लगता है। एदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन, ठीक है, या नेदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। जो दो चीज़ों की बात हुई है तो या तो एदर लगा या नेदर लगा। हाँ, यहाँ पर देख ले दूसरे सेंटेंस में नेदर ऑफ दीज थ्री बॉयज, अब यहाँ पे थ्री बॉयज की बात हुई है, थ्री बॉयज की, तो फिर थ्री बॉयज के साथ नेदर नहीं आ सकता या एदर नहीं आ सकता। इसके साथ क्या आएगा? या तो नो वन लगेगा, या तो नन लगेगा, और या एनी लगेगा। 90 रूल में हमारे पास है कि ईच अदर भी हमेशा दो बंदू या दो चीज़ों की जब बात हो रही तो ईच अदर लगा सकते हैं हम। वन इन अदर, जब दो से ज़्यादा चीज़ें हो फिर हम वन इन अदर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर द टू ब्रदर्स लव्ड वन इन अदर। अब यहाँ पे टू, जाहिर सी बात है बिल्कुल साफ लिखा है टू ब्रदर, तो जब टू आ जाए तो फिर ईच अदर अब लगाएंगे, ना कि इन अदर। द टू ब्रदर लव्ड ईच अदर। यूजेस ऑफ प्रोनाउन में हमारे पास है जब भी नाउन या प्रोनाउन कंट्रोल करे, गॉन करे किसको? जेरेंट को। जेरेंट हमेशा जब नाउन के साथ आईएनजी आ जाए, जिस तरह बिंग, तो फिर हम केस कौन सा लगाएंगे? पॉसेसिव केस उसका लगाएंगे। मिसाल के तौर पर प्लीज एक्सक्यूज मी बीइंग लेट। अब यहाँ पे बीइंग क्या है? जेरेंट है, ठीक है, आईएनजी है इसमें। गॉन या कंट्रोल किसका कौन कर रहा है इसको? प्रोनाउन क्या है? माई है, तो यहाँ पर क्या आएगा? पॉसेसिव केस इसका आएगा, माई आएगा, ना कि मी ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? पॉसेसिव केस क्या है? माई है, ना कि मी ऑब्जेक्टिव केस है। इसीलिए जब भी नाउन या प्रोनाउन जो जेरेंट को कंट्रोल करे तो इसका पॉसेसिव केस आएगा, माई। 92 रूल हमारे पास है, यानी प्रोनाउन जो है वो हमेशा एग्री होना चाहिए पर्सन, नंबर या जेंडर। खासकर मिसाल के तौर पर आपने सेंटेंस की जो सेंस को भी देखना चाहिए, ठीक है, चाहे नंबर है, पर्सन है, जेंडर। मिसाल के तौर पर ईच किसके लिए यूज होता है? हमेशा दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए। ईच ऑफ दिस बॉयज हैज डन देयर होमवर्क, यहाँ पे देयर उन्होंने लगाया, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक टीचर है, वो क्लास में बच्चों को डांट रहा है ना कि क्लास का हर बच्चा ऐसा है। अब उनमें से जब वो ईच यूज करता है ना, तो वो हर बंदा खुद को कंसिडर कर रहा है कि ये मुझे डांट रहा है, मुझे डांट रहा है, ठीक है, मैंने ये काम नहीं किया। तो यहाँ पर भी ईच जो है, मिसाल के तौर पर ईच ऑफ दिस बॉय हैज डन हिज होमवर्क, ठीक है, यहाँ पे हर बंदा खुद को कंसिडर कर रहा है, ना कि देर, ठीक है। 93 रूल में हमारे पास है जब भी
दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन ज्वाइन हो किसके जरिए, एंड के जरिए, तो फिर हम जो प्रोनाउन है वो कौन सा लगाएंगे, प्लूरल। मिसाल के तौर पर बोथ राजू एंड रावी। अब राजू और रावी क्या है, दोनों सिंगुलर नाउन्स है। राजू भी नाउन है, रावी भी है, सिंगुलर भी है, और कनेक्ट किसके जरिए, एंड के जरिए। तो फिर इसका जो वो प्रोनाउन वो कौन सा आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, राजू एंड रावी हैव डन देयर होमवर्क, ना कि हिज होमवर्क। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो बंदों की बात हो रही है और कनेक्टेड एंड के जरिए, तो उसका प्रोनाउन देर लगेगा। 94 रूल हमारे पास है, व्हेन जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स ज्वाइन हो किसके जरिए, एंड के जरिए, लेकिन एक ही बंदे या एक ही चीज की तरफ इशारा करे, उसको बयान करे, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी इन सिंगुलर। तो उनका प्लोरल जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर द कलेक्टर एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नॉट नेग्लिजेंट इन हिज ड्यूटी, ना के इन देयर ड्यूटी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो कलेक्टर है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये एक ही बंदे की बात कर रहे हैं। ये बंदा कलेक्टर भी है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है। ठीक है, इज नॉट नेग्लिकेट इन हिज ड्यूटी, क्योंकि ये दो अलग बंदे नहीं। अगर दो अलग बंदे होते फिर हम देर लगा सकते थे, अब एक ही बंदा है तो हिज लगाए। सॉरी, 95 रूल हमारे पास है, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन ज्वाइन हो किसके जरिए, और के जरिए, नॉर के जरिए, नेदर और, नेदर नॉर, एदर और, नेदर नॉर, इन प्रोनाउन के जरिए के जरिए जब ज्वाइन हो तो प्रोनाउन को से हम यूज करेंगे, सिंगुलर। मिसाल के तौर पर नेदर रावी नॉर राजू। अब रावी क्या है और राजू क्या है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स। हमने बात की था ना कि दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब दो सिंगुलर नाउन्स है, ठीक है, उनके साथ क्या यूज हुआ है, इनमें से नेदर यूज हुआ है। ठीक है, नेदर नॉर इस सेंटेंस में यूज होगा, नेदर नॉर। तो यहाँ पर जो उसका जो प्रोनाउन है वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। मिसाल के तौर पर नेदर रावी नॉर राजू हैज डन हिज वर्क, हिज होमवर्क। ये वही बात है ना कि जिस तरह मैंने ईच में आपको बताया था, क्लास में टीचर बच्चों को डांट रहे तो हर एक बंदा ये तस्वर करके मुझे कर रहा है। तो यहाँ पर ही जब भी सेंटेंस में रूल यही है ना, नेदर आ जाए, एदर आ जाए, ठीक है, तो या और आ जाए, फिर यहाँ पे नेदर आया है, ठीक है, दो 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 नाउन्स है, नॉर भी आया इसमें, तो उनका सब्जेक्ट क्या लगेगा, प्रोनाउन क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, हीज लगेगा, ना कि देयर। 96 रूल हमारे पास है, when two or more singular pronouns of different person come together, जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर प्रोनाउन मुख्तलिफ अशखास की, मुख्तलिफ बंदों की एक जगह आ जाए, फिर जो प्रोनाउन है सेकेंड पर्सन का, ठीक है, वो अच्छा ये लंबे में आपको आसान अल्फाज में समझा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर जब भी मुख्तलिफ बंदों के ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या है, आई है, सेकेंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन क्या है, ही शी इट ये। ठीक है, जब भी ये एक जगह आ जाए, मिसाल के तौर पर तीन प्रोनाउन आए हैं इस सेंटेंस में, अब यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि हम पहले फर्स्ट पर्सन लगाएंगे, सेकेंड पर्सन या थर्ड। यहाँ पे आसान रूल आप सीख ले, पहले हमने क्या लगाना है, सेकेंड पर्सन लगाना है, फिर थर्ड पर्सन लगाना है, फिर फर्स्ट पर्सन लगाना है। यू, ही एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर। यू क्या है, सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, एंड आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। पहले हमने यू लगाना है, सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। हाँ, लेकिन अगर ये प्लूरल हो फिर हमने उल्टा लगाना है, फिर हमने फर्स्ट पर्सन लगाना है, फिर सेकेंड पर्सन लगाना है, फिर थर्ड पर्सन लगाना है। हाँ, ये देखें 97 रूल में एक ही सेंटेंस में अगर सेकंड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन आ जाए और फर्स्ट पर्सन आ जाए, लेकिन प्लूरल में हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे यू है, यू का प्लूरल है, एक यू सिंगुलर आता है, एक प्लूरल, ये यू प्लूरल है। दे आया है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है, आई का वी। तो यहाँ पर हमें कैसे पता लगे कि पहले हमने क्या लगाना है, पहले हमने फर्स्ट पर्सन लगाना है वी,
फिर सेकंड, फिर थर्ड लगाना है, ठीक है। ये आसान सा रूल है, सीख लें। 98 रूल हमारे पास। रिलेटिव प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव केस का, the relative pronoun who is in a subjective case whereas whom is objective case। जाहिर सी बात है, यानी who का जो सब्जेक्टिव केस है, who क्या है, सब्जेक्टिव केस है, whom उसका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसी तरह who, there must be a finite verb in the sentence, or otherwise when whom object is used in a sentence and there is more finite verbs than the number of subject in the sentence, then whom should be changed into who। मिसाल के तौर पर, the doctor whom came here was Ram's brother। अब यहाँ पे whom नहीं लगेगा, ये तो ऑप्शन से भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव केस लगेगा, who लगेगा, who का सब्जेक्टिव केस whom है, ठीक है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, ठीक है, द डॉक्टर, तो उसके साथ क्या लगेगा, who लगेगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। द डॉक्टर who came here was Ram's brother। अच्छा, यहाँ पर ये 99 रूल में हमारे पास है, यानी जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव का, मिसाल के तौर पर स्वीट का सुपरलेटिव डिग्री क्या है, ये एडजेक्टिव स्वीट, इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या है, स्वीटेस्ट, ठीक है। इसी तरह जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो उनके साथ ओनली, नन और ऑल ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आए हो, फिर हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, वी यूज दैट एंड नॉट विच और हु, फिर हम विच को नहीं लगाते, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए, ऑल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रोनाउन है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऑल आया है, ठीक है, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ना कि विच। 100 रूल हमारे पास है, आफ्टर लेट if a pronoun is used that pronoun must be in objective case। अच्छा, लेट के बाद हमेशा जो प्रोनाउन यूज होता है वो कौन सा लगाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का। लेट ही गो देयर, अब ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, हमने क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस ही का क्या, हिम है, लेट हिम गो देयर, लेट हिम गो देयर। तो ये थे आज के बाकी जो 53 हमने पहले वीडियो में कवर किए थे और बाकी इसमें 47। तो ये रूल्स है, आप लोग सीख ले, आसान है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ज़िंदगी के किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो कम्पिटिटिव हो, यूनिवर्सिटी का या कोई भी हो, या आम राइटिंग आप वो लिखना चाहते हो, हत्ता कि स्पीकिंग में भी जब आप ये रूल सीख लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई भी टीचर कोई भी नहीं निकाल सकता, तो लिहाजा इसको सीख ले। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।